नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 के इलेक्शन से जुड़ी हर खबर आइए आपके सामने रखते हैं। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को केवल कुछ ही क्षेत्रों में सीमित कर रखा था। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। पीएम मोदी ने यह बात कहते कहते पूर्व की सरकार को भी जमकर घेरा। आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की भी जमकर तारीफ की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो जन कल्याण के काम हमने किए हैं वो किसी सरकार ने नहीं किए। बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। साथियों, किसानों के लिए जितना हमारी सरकार ने काम किया उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। बीते 10 वर्षों में जन कल्याण की हर योजना का सीधा लाभ हमारे छोटे किसानों को मिला। करोड़ों पक्के घर बने हैं तो इनके बहुत बड़े लाभार्थी छोटे किसान और खेत मजदूर हैं। गांवों के करोड़ों घरों में पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने कैंपेन थीम को लॉन्च कर दिया। जी हां, ये सॉन्ग है जिसमें बीजेपी के कामों का बखान भी किया गया है और इस थीम सॉन्ग को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता भी लगातार इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। सालों से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, फिर देश नमो को चुनकर लाया, नमो ने भी अपना वादा निभाया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना, चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। भारत को ही माने अबाउट राम मंदिर को लेकर भी हमने देखा है कि पिछले दिनों काफी चर्चा राजनीतिक गलियारों में रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि हमारा सौभाग्य ही कि देश में कल्याण सिंह और उनके जैसे अनेकों लोगों का सपना भी पूरा हुआ है। अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में यह कहा था कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय आ गया है। लेकिन अभी भी सशक्त राष्ट्र के निर्माण का, सच्चे सामाजिक न्याय का, उनका स्वप्न पूरा करने के लिए हमें अपनी गति और बढ़ानी है और जिसके लिए हमें मिलकर काम करना है। साथियों, अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में इस इलेक्शन से पहले कई बड़ी घोषणाएं भी की जा रही है। बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने पिछले कई दिनों में बहुत से ऐसे निर्णय लिए जो ऐतिहासिक रहे। 3 दिनों में 2 महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। एक निर्णय था कि यहां पर 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर के लिए नई योजना का शुभारंभ करना और दूसरा सामाजिक न्याय के पुरोधा
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर सम्मानित करना। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने पिछले 3 दिनों में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक निर्णय था 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर के लिए। राम मंदिर को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। राम मंदिर में बहुत लोगों की आस्था है। राजनीतिक लोग भी अपनी आस्था अपनी जुबानी बखान करते हैं। राम मंदिर को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी भावनाओं को प्रकट किया और ये भी कहा कि हम लोग राम राज्य की अवधारणा को प्रेरणा लेकर अपनी सरकार चलाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस आते हैं, अयोध्या के राजा बनते हैं। उनके राजपाट में चारों ओर सुख शांति है, विकास ही विकास है। लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इतिहास के अंदर इसे राम राज्य की परिभाषा दी गई है, राम राज्य। जब राम राज्य की बात की जाती है तो कहा जाता है कि पूरे मानव जाति के इतिहास में इस तरह का सुख शांति वाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राम राज्य वाले बयान पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों से यही अपील की है कि हमें भक्ति भी करनी है और सेवा भी करनी है। देखिए, उन्होंने जो बात रखी वो कुल मिलाकर के लोगों से यही अपील की कि हमें भक्ति भी करनी है और सेवा भी करनी है। तो दोनों जो है सिद्धांतों पे काम करना है और मुझे भरोसा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस तरह से दिल्ली के अंदर काम की गति आगे बढ़ी है वो और आगे बढ़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय दिल्ली सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि लोगों को भक्ति की शक्ति भी बताई जाए और साथ ही सुंदरकांड का पाठ भी करवाने का भी बड़ा निर्णय दिल्ली के सरकार ने भी लिया था। आम आदमी पार्टी ऐसा करने वाली पार्टी बन गई है जो जहां जहां जिस तरह से भी अपने संगठन को मजबूत कर रही है वहां भी इस तरह का निर्णय लागू कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव मतदाता सम्मेलन के आयोजन के मौके पर वर्चुअली नव मतदाता यानी कि नए मतदाताओं को संबोधित करते हुए कई बातें कही। उन्होंने अपनी सरकार का भी बखान किया और साथ ही वोटर्स को, जो नए वोटर्स हैं, उनको बताया कि एक वोट की ताकत क्या है। कई न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, आज हर दिन नई खबर आती है कि देश ने इस सेक्टर में ये बड़ी उपलब्धि हासिल की। लेकिन 2014 से पहले के अखबार खोलिए, आजकल वो सब इंटरनेट पर अवेलेबल है। तब आए दिन, वो जमाना था, तब आए दिन करप्शन और स्कैम की खबरें हेडलाइन में छपती थी। हजारों करोड़ रुपयों के घोटाले सामान्य बात थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह कहा है कि पश्चिम बंगाल में आकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। हम आपकी बात सुनने आए हैं। बीजेपी और आरएसएस नफरत, अन्याय और हिंसा फैला रही है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। हम यहाँ आपकी बात सुनने आए हैं, आपके साथ मिलकर खड़े होने आए हैं। वेस्ट बंगाल के हमारे कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं। आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। न्याय यात्रा के पीछे, न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी, आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने INDIA गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई गठबंधन है ही नहीं, ये अपना अपना राग अलापेंगे और साथ में गाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ये सब अपना अपना गाना गा रहे हैं। ये गठबंधन चलने वाला बिल्कुल नहीं है। क्षेत्रीय दलों का पहला झगड़ा कांग्रेस से ही है।
अलायंस, ये कोई अलायंस है ही नहीं। ये ऐसा है कि हम सब अपना अपना सुर आलापेंगे और साथ में गाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। गाने में कोरस में गाना पड़ता है, हर व्यक्ति अलग गाना गाए तो कोरस नहीं होता है। तो ये सब अपना अपना गाना गा रहे हैं और कहते हैं हम कोरस में गाएंगे, और केवल उसको नाम देने से कोरस तैयार नहीं होता। तो इंडी अलायंस, ये हमने पहले दिन कहा था कि ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि अपने अपने स्टेट में और विशेष रूप से जहां रीजनल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी का ऐसा दौर शुरू हुआ जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ये कहा है कि ममता बनर्जी क्यों राहुल गांधी को पीएम माने, जबकि वो खुद पीएम की उम्मीदवार हैं। वो क्यों कांग्रेस को वोट दें। इनको भ्रम था कि ये महागठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन है। ये तो संतरे की तरह ऊपर से चिकना चिकना, भीतर फाके फाक था। ममता बनर्जी क्यों राहुल को माने प्रधानमंत्री, वो खुद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। जिसमें इनके वोट बैंक के आधार पर क्यों कांग्रेस को दे। और वैसे ममता बनर्जी आज ये करके किसी को आश्चर्य नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी के आईएनडीए गठबंधन पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा है कि जब स्वार्थों का गठबंधन होता है तो कभी टिकाऊ होता ही नहीं है। ये आईएनडीए गठबंधन स्वार्थियों का गठबंधन था, ये घमंडियों का गठबंधन था। पश्चिम बंगाल में पोस्टर लगे हैं कि दीदी अकेले काफी है। वहीं नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पूर्णिया में वो जो रैली होना है उसमें नहीं जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन जो अभी से फिलहाल नजर आने लगा है, मैंने भी हो गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो अकेले आम आदमी पार्टी भी अलग होगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जब स्वार्थों का गठबंधन होता है तो कभी भी टिकाऊ नहीं होता। पहली बार मेरी प्रतिक्रिया ये थी और आज भी मैं कह रहा हूँ, ये स्वार्थियों का गठबंधन था, ये घमंडियों का गठबंधन था, ये कभी भी हो ही नहीं सकता। ऐसा मध्य प्रदेश में आईएनडीए गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने यह कह दिया है कि यह गठबंधन तो बहुत बड़ा झटका अपने आप में खुद को ही दे रहा है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जीतने वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। अगर गठबंधन से अलग होने का निर्णय उन्होंने लिया है तो ये आईएनडीए गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये इंडिया आघाड़ी को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इंडिया आघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन एक स्टेट में ज्यादा लोकसभा की सीट लाने वाली ममता बनर्जी की पार्टी है, टीएमसी है। तो उन्होंने अगर मतलब इंडिया अलायंस से अलग होने का निर्णय लिया है तो ये इंडिया आघाड़ी को बहुत बड़ा धक्का है। और हमने ये भी सुना है कि अरविंद केजरीवाल भी इंडिया आघाड़ी से बाहर आने वाले हैं। तो इंडिया आघाड़ी से स्लोली साइलेंटली बहुत सारी पार्टियां बाहर आ जाएगी। पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने के संकेत पंजाब में दिए थे। अब रायपुर में आईएनडीए गठबंधन पर ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान का जिक्र हुआ तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी ओर से कहा कि पंजाब में स्थिति ये है कि वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दिल्ली में जहां है वहां पर समझौते की बात हो रही है। इंडी गठबंधन से अलग हटके चलने की तैयारी कर कहाँ लोकसभा चुनाव में कहीं ऐसा नहीं है। सर पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है। पंजाब में वहाँ स्थिति ये है कि कांग्रेस और आप पार्टी ही आमने सामने है, ठीक है ना। और दिल्ली में जहाँ है वह समझौता की बात हो रही है। अब आपने सुना, इसका मतलब तो सीधे सीधे यह है कि जहां पर इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं वो आमने सामने होंगी और एक दूसरे की चिर प्रतिद्वंदी होगी, वहां पर गठबंधन नहीं होगा, ऐसे संकेत। आईएनडीए गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने यह कहा है कि गठबंधन के जो साथी हैं वे राज्य चुनाव में आपस में लड़ते हैं,
सभी सीधे सीधे प्रतिद्वंदी हैं, यही बात निकलकर सामने आ रही है। सभी विपक्ष दलों को एक मंच पर लाना बहुत ज्यादा कठिन है। अब जब बात ऐसी सामने आ रही है तो अब साथ आने की बात है तो ये आसान नहीं लगता है, लेकिन जो कारण हमें एक साथ आने की बात को आगे ले जाता है, देश के संविधान की व्यवस्थाओं को चुनौती मिल रही है, तो हमें आगे आना होगा। गठबंधन का जहां सवाल है, ये एक कठिन पहल और कठिन प्रयास है, क्योंकि बहुत सारे दल जो गठबंधन के साथी हैं, ये चुनाव आपस में लड़ते हैं। राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो ये सीधे प्रतिद्वंद्वी हैं। आप बंगाल में देखेंगे तो 4 अगर प्रमुख पार्टियां हैं, टीएमसी हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, लेफ्ट पार्टीज हो गए। INDIA गठबंधन को लेकर बीजेपी के सांसद रमेश बिदूड़ी ने यह कहा है कि ये देश के लिए और जनता की भलाई के लिए कोई भी गठबंधन नहीं बना है, बल्कि सब अपनी अपनी जान बचाने और सत्ता में आने के लिए बनाए गए गठबंधन है। देखो, इनका जैसा चरित्र है ना सब लोगों का, ये जो गठबंधन बना है, तो इनकी सबकी एक एक खुद के पर तो उतरेंगी। ये कोई देश के लिए, जनता की भलाई के लिए गठबंधन नहीं है। ये सब अपनी जान बचाने के लिए, अपने को सत्ता पर काबिज रखने के लिए। औरंगजेब और बाबर ने अगर देश में राज किया तो इसी प्रवृत्ति के लोग देश में पहले भी रहे होंगे, जो अपने सत्ता पर बने रहने के लिए चुप थे, और इसके कारण उनका मनोबल बढ़ गया। तो ये लोगों का कोई देश के प्रति प्रेम, गरीब के प्रति प्रेम, समाज के प्रति प्रेम नहीं है। हम कैसे ये देश को लूटकर, भ्रष्टाचार के आंगन में डूबकर कैसे बचे रह सकते हो, तो इनका ये लड़ाई। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि हिमंत बिस्वा शर्मा कुछ भी कहें, उनको जो भी करना है वो कर सकते हैं, हमें जो करना है हम करते रहेंगे। पीएम और गृह मंत्री अमित शाह ने असम की जनता के साथ अन्याय किया है। नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ भी कहें, वो राजनीतिक FIR है। उनको जो कुछ करना है वो करें, हमें जो कुछ करना है हम करते रहेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय राहुल जी ने देश के सामने 5 न्याय रखे थे। 5 न्याय, युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय, भागीदारी न्याय और श्रमिक न्याय, 5 न्याय रखे थे। और उन्होंने ये कहा था कि वो देश के सामने 5 न्याय की बात कर रहे हैं, और वहां से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री असम के जनता पर एक अन्याय किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया और राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगा दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया है। असम में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा कर दिया है इंडिया टुडे एनी ने, कि वो बॉडी डबल यूज किया था बास में। मतलब बास का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता है। राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है, वो कमरा में बैठता है। बाहर ही यूज ए बॉडी डबल। दैट इज द क्वेश्चन ए चैनल हैज पोस्ट इंडिया टुडे एनी, इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। आप देखो, ये सामने जो लोग बैठा है उसको राहुल गांधी नहीं लगते, दूर से राहुल गांधी लगते। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से पार्टी में आना जाना शुरू हो चुका है। दिल्ली में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, वरिष्ठ बीजेपी नेता BS येदियुरप्पा और कर्नाटक प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VY विजयेंद्र की मौजूदगी में फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में दोबारा शामिल होने पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने यह कहा है कि पार्टी ने मुझे पहले भी कई जिम्मेदारियां सौंपी थी। कुछ मुद्दों के चलते मैं कांग्रेस पार्टी में गया था। मैं इस विश्वास के साथ पार्टी में फिर से शामिल हो रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का फिर से PM बनना तय है। Regarding I am rejoining the Bharatiya Janata Party, and Bharatiya Janata Party earlier has given lot of responsibility on me, and because of some other issues I went to the National Congress Party.
बीजेपी पर सियासी हमला बोलते हुए आरजेडी के सांसद मनोज झा ने इस बारे में बोलते हुए कहा है कि आज जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां सिर्फ वो लोग निर्णय लेते हैं जो सीधे आपको ऊपर दिखते हैं। राजस्थान में लोगों ने वसुंधरा राजे के लिए वोट दिया था, लेकिन क्या हुआ, उन्हें किनारे कर दिया गया। मध्य प्रदेश में लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को वोट दिया था, उन्हें भी किनारे कर दिया गया। और जब दिल्ली थोड़ी शक्तिशाली होती है तो वो राज्यों के नेतृत्व को भी कमजोर करने में लग जाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि आज के दिन में जहां जहां बीजेपी की सरकार वहां वहां केंद्रीय नेतृत्व, खास करके ये दो लोग यही सारे निर्णय लेते हैं। हालिया 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ, अभी भी बड़ी तादाद में लोगों ने वसुंधरा जी के लिए वोट किया था, वो किनारे कर दी गई। मध्य प्रदेश में शिवराज जी के लिए वोट किया गया था, वो किनारे कर दिए गए। क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है? बार बार संकेत तो मिलते हैं, लेकिन धरातल पर अभी इस पर कितना काम हुआ है, इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री अपनी जुबानी भी देते हैं। अब यूसीसी को लेकर लग रहा है कि जल्द ही ये लागू होने वाला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये कहा है कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय यूसीसी कमेटी ने अपना ड्राफ्ट पूरा कर लिया है। जैसे ही हमें ड्राफ्ट मिलेगा, हम विधानसभा का सत्र भी बुलाएंगे और पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करेंगे। उनके सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के आते ही हम प्रदेश के अंदर सभी के लिए एक समान कानून लाएंगे। और भाइयों बहनों, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमको बहुत जल्दी आज या कल में जो कमेटी जिसने सेवानिवृत्त लोकसभा चुनाव, कांग्रेस की रैली और विधानसभा चुनाव पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी की घोषणाओं को लेकर सियासी प्रहार करते हुए कहा कि लोग अब बीजेपी के ऐलान पर विश्वास नहीं करते। लोगों ने को नकारने का मन बना लिया है और कांग्रेस पार्टी को मौका देने का मन बना लिया है। और ये इसीलिए जो है मैं समझता हूं कि अभी आगे जो चुनाव में अब 4-6 महीने बचे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से लोगों के बीच में जाकर हमारा हर कार्यकर्ता घर घर कांग्रेस के माध्यम से सरकार की ये कमियां और कांग्रेस पार्टी के हमारे संकल्प लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। दीपेंद्र हुड्डा अब राजनीतिक तौर पर ज्यादा सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि अलग अलग जिलों में उनके दौरे भी होते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, हौसला बढ़ाते हैं और कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में कई कार्यक्रम भी चलाए हुए हैं। उनका भी नेतृत्व कई जगह वो करते हैं। अब कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अपने विरोधियों को भी लगातार घेर रही है। हरियाणा राजनीति से जुड़ी एक और अहम खबर, क्या दिग्विजय चौटाला आने वाले वक्त में विधानसभा या फिर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सवाल बड़ा था। खबरें तक ने उनसे इसी पर सवाल किया है और उनसे जवाब लेने की भी कोशिश की है। दिग्विजय चौटाला ने इस पर बातचीत करते हुए कहा कि मैं लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने का इच्छुक बिल्कुल भी नहीं हूं। हालांकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से वो चाहते हैं कि अजय चौटाला चुनाव लड़े। पार्टी को मजबूत करना बड़ा लक्ष्य है, ये बात कहते नजर आए। नहीं, मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ। मैं पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करने का इच्छुक हूँ। मैं पहले भी कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। नहीं, चाह अलग होती है और अभी हमें पार्टी, हमारी 6 साल पुरानी पार्टी है, अभी हम अपने पैरों पे मजबूती से खड़े हुए हैं और हमें पार्टी को और मजबूत बनाना है। पार्टी की जड़ों को इतना गहरा करना है कि ये आने वाले 100 साल तक पार्टी मजबूत खड़ी रहे। तो उसके लिए अभी पार्टी के लिए काम करना जरूरी है और मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर बीजेपी के नए नवेले नेता अशोक तंवर, क्योंकि वो अभी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हमारा प्रयास है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार को तीसरी बार सत्ता में लाया जाए। पीएम मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अशोक तंवर को ये लगता है। इस हरियाणा के अंदर तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और मैं विशेष तौर पर पूरे नेतृत्व का, जो मनोहर लाल जी ने हमें स्नेह और मान सम्मान दिया उसका भी, और नरेंद्र जी मोदी जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, और अमित शाह जी और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी,
उनकी जो संगठन की समझ है उसके आधार पर आने वाले समय में एक बड़े जनादेश के साथ पुनर् 24 की खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।